जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। चले गुड। होप सो बेटा कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है और कैसे इसको यूज किया जाता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हमने देखा कि दो तरह की ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। एक यूनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग होती है और एक बाइनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग होती है। तो लास्ट टाइम हमने यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की एग्जांपल जो है, जो कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसको हम लोगों ने करके देखा था, जिसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इसको हम लोगों ने ओवरलोड किया था, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर हमने देखा कि कैसे एक ऑपरेटर का फंक्शन बनाया जाता है और देन उस फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है और उस फंक्शन से क्या काम लिया जा सकता है। तो हमने देखा कि उस फंक्शन से कोई भी काम लिया जा सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हमने प्लस प्लस C1 किया। तो ये प्लस प्लस C1 से मुराद तो ये बनती है कि C1 की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना। अब C1 तो एक ऑब्जेक्ट है, C1 इटसेल्फ कोई वैल्यू होल्ड नहीं करता। C1 के अंदर तो आप लोगों के पास एक डाटा मेंबर है, दैट इज काउंट। C1 तो काउंट को होल्ड करता है, काउंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो जो देखने में है असल में वैसा नहीं है क्या? वो ये है कि आप लोगों के पास प्लस प्लस C1 से मुराद है कि प्लस प्लस इस ऑब्जेक्ट के लिए इस फंक्शन को, प्लस प्लस के फंक्शन को कॉल करें। जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर प्लस प्लस काउंट किया गया, किसके काउंट में इंक्रीमेंट होना है? C1 के काउंट में इंक्रीमेंट होना है। तो इस काम को हम लोगों ने करके देखा, इस काम को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके देखा कि ऑपरेटर जो ओवरलोड किया है उससे क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है, उससे क्या मतलब नहीं है। तो इस फंक्शन को बनाते वक्त, इस फंक्शन को लिखते वक्त आपके पास जो ऑपरेटर का कीवर्ड यूज किया जाता है, उस ऑपरेटर का कीवर्ड, उसका क्या मकसद है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट टाइम। कि ये ऑपरेटर बेसिकली हमारे कंपाइलर को बताएगा कि भाई ये हम लोग एक ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं, मीन्स कि आपके एक ऑपरेटर के नाम का फंक्शन बनाने जा रहे हैं। तो हम उसके नाम का एक फंक्शन बनाते हैं और अपना काम करते हैं। फिर देन हमारे पास जब हम लोग प्लस प्लस सी करते हैं या प्लस प्लस C1 करते हैं, जैसा कि उसने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब था इसको भी हम लोग पढ़ के आए। इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सारी चीज उसने इस फिगर नंबर 8.1 में हमें डिस्प्ले करके और इसको समझ के दिखाया हुआ है। और एट द एंड हम लोगों ने देखा कि हमारा ये जो ऑपरेटर है, जैसा कि हमने ये फंक्शन बनाया था, कि इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा। और आप देख रहे हैं कि हमने कोई आर्गुमेंट यहाँ पर पास नहीं किया हुआ। हमने इसको कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि हम आपको एक फलाना आर्गुमेंट पास करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो यूनरी ऑपरेटर होता है वो हमारे पास, उसके अंदर ऐसा जरूरत नहीं होती आर्गुमेंट पास करने की। लेकिन जब हम लोगों ने इस यूनरी ऑपरेटर से पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का काम लेना है, यहाँ तो ये प्री फिक्स ऑपरेटर का काम करेगा ना। जब हमने पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का काम लेना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी हम आगे जाके देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। अभी तो हम इसको प्लस प्लस C1 यूज कर रहे थे ना, जब हमें इसको C1 प्लस प्लस यूज करना है तो थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो होनी चाहिए ना, थोड़ा सा डिफरेंस तो होना चाहिए कि प्लस प्लस C1 और C1 प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास जो अभी आपको हेडिंग नजर आ रही है ऑपरेटर आर्गुमेंट्स, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका कोई आर्गुमेंट नहीं होता।
तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखा हुआ पढ़ भी लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वो कहता है इन मेन द प्लस प्लस ऑपरेटर इज अप्लाइड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एज इन द एक्सप्रेशन येट ऑपरेटर टेक्स नो आर्गुमेंट्स व्हाट डज दिस ऑपरेटर इंक्रीमेंट। कहता है कि किसमें इंक्रीमेंट करेगा। इट इंक्रीमेंट्स द काउंट डाटा इन द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट इज अ मेंबर। तो वही बात आ गई कि C1 का जो डाटा मेंबर काउंट है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है। सो हमें यहाँ पर किसी चीज के आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम इस ऑपरेटर से वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, मींस के ये फंक्शन है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न करे, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ रिटर्न काउंट फॉर एग्जांपल, या रिटर्न काउंट नहीं, रिटर्न टेम्प, मींस कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ये ऑपरेटर जो है ये वाला। तो हम लोग जानते हैं बेटा, आप लोग भी जानते हैं इस बात को कि अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो जिस टाइप की वो वैल्यू रिटर्न करेगा उस फंक्शन की रिटर्न टाइप वही रखी जाती है। जैसा कि हम लोग पिछले प्रोग्राम्स में देख के आए थे कि ऐड डिस्टेंस का एक फंक्शन था, वो डिस्टेंस टाइप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, तो हमने ऐड डिस्टेंस की रिटर्न टाइप डिस्टेंस रखी थी। फिर हम लोग फंक्शन में पढ़ के आए थे कि एक फंक्शन था वो इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता था, तो हमने अपने उस फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट रखी थी। इसी तरह अगर हमारे पास ये ऑपरेटर का फंक्शन जो है ये कुछ रिटर्न करने जा रहा है, ये किस टाइप का रिटर्न करने जाएगा उसको मद्देनजर रखते हुए इसकी जो टाइप है, इसकी जो रिटर्न टाइप है वही रखी जाएगी, वही यूज की जाएगी। तो यहाँ ये देखें कि ये ऑपरेटर जो है, ये फंक्शन जो है, इसके अंदर हमारे पास जो इसकी रिटर्न टाइप यूज की गई है वो काउंटर यूज की गई है। क्यों काउंटर यूज की गई है? क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है टेम्प के नाम का, और जो टेम्प है वो एक काउंटर टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है वही इसकी रिटर्न टाइप रखी गई। अब यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके मुताबिक हमने इसको डिस्कस किया था कि जब यहाँ पर प्लस प्लस C1 ये फंक्शन कॉल किया जाएगा इस प्लस प्लस के लिए, तो ये सारा काम होने के बाद यहाँ से टेम्प रिटर्न हो के यहाँ आएगा। ये थोड़ी सी बातें वही है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। टेम्प रिटर्न हो गया यहाँ आएगा, और यूजिंग डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर टेम्प की वैल्यू जो है, टेम्प के काउंट की वैल्यू C2 के काउंट में चली जाएगी, और देन हम लोग उसको यूज कर लेंगे। तो एज सच रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शंस ये बार बार हम लोग पढ़ते आए हैं, और हमें इनकी बार बार हम लोगों ने इसको समझने की भी कोशिश की, डिफरेंट एग्जांपल्स करके हमने देखी हैं, F7 के साथ करके देखी हैं। तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो शाबाश, अभी मुझसे पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है इसमें। सर ये लाइन का बता दें, टेम्प डॉट काउंट इक्वल टू काउंट। टेम्प डॉट काउंट इक्वल्स टू काउंट, वेरी गुड। ये अगर आप में से कोई बच्चा बता सकता है तो बता दें जी, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस काबिल तो होना चाहिए कि इसको बताना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। सर ये ऐसा तो नहीं काउंट की वैल्यू इधर दे दी है, टेम्प नहीं, डॉट काउंट देखिए बेटा, मल्टीप्लाई होगा। हाँ टेम्प बिल्कुल, बात आप सही कर रहे हैं सहन, लेकिन जी किसके काउंट की वैल्यू, ये काउंट किसका है? ये तो काउंट है ना टेम्प का, जी सर। कि टेम्प के काउंट में इस वाले काउंट की वैल्यू असाइन करनी है, लेकिन ये किसका काउंट है ये आप बता दें मुझे, आप में से अगर कोई बता सकता है। कंस्ट्रक्टर का तो नहीं है? कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर का काउंट कहाँ से आ जाता है? ये सर जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसका होगा। कौन से ऑब्जेक्ट का स्वेप? ये C1 C2 का होगा या C1 का, मेरे ख्याल में ये पर नीचे। अच्छा एक बात देखें, एक बात याद रखा करें बेटा, हम लोग ये बार C2 बार का। हम लोग ये बार बार पढ़ते आए हैं कि फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया जाता है।
अब ये प्लस प्लस C1 का फंक्शन, प्लस प्लस C1 कॉल किया हुआ हमने, ये प्लस प्लस किसके लिए कॉल हुआ है? ये प्लस प्लस का फंक्शन C1 किसके, C1 के लिए कॉल हुआ है। तो ये जो काउंट है ना, ये C1 का है, क्योंकि ये फंक्शन इस वक्त C1 के साथ कॉल किया गया है। तो यहां पर एक नया ऑब्जेक्ट बनाया था टेम्प के नाम का, उस टेम्प के काउंट में हम काउंट की वैल्यू साइन करवा रहे हैं। किसके काउंट की वैल्यू साइन करवा रहे हैं? C1 के काउंट की। ये प्लस प्लस काउंट है, ये किसके काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा? अब ये बातें तो बेसिक हैं, ये बातें आपको पूछनी नहीं चाहिए, ये बातें अब आपको याद हो जानी चाहिए, ये तो एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए अब आपको, कि फंक्शन के अंदर जो डाटा मेंबर यूज किए जाते हैं, वो डाटा मेंबर उसके लिए काम करेंगे जिसके लिए ये फंक्शन कॉल किया गया। तो आपने सी प्लस प्लस का फंक्शन किसके लिए कॉल किया था? हमने प्लस प्लस का फंक्शन कॉल किया था C1 के लिए। तो ये C1 के काउंट में इंक्रीमेंट करेगा। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया काउंटर टाइप का टेम्प, उस टेम्प के काउंट के अंदर C1 के काउंट की वैल्यू साइन कर दें। देन उस टेम्प को रिटर्न करवाया, वो टेम्प रिटर्न हो गए, यहां पर रिटर्न हो गया आएगा। और यूजिंग डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, हमें पता है कि जब इधर भी एक ऑब्जेक्ट है और दूसरी साइड भी एक ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसकी हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इसको साइन हो जाती हैं। क्लियर हो गया जी स्नैन अब आपको? यस सर। अब ये जो चीजें हैं कि ये किसका डाटा मेंबर है, ये काउंट किसका है, ये फलानी चीज किसकी है, तो ये थोड़ा सा अब आप इसको कंसंट्रेशन के साथ देखें, समझने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट मूव करें। जी सर। चलें, गुड। अब ये देखें, ये नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट। अब ये नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट का मतलब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये है, हमने कहा रिटर्न काउंटर और ब्रैकेट में हमने काउंट पास कर दिया उसको। अब ये काउंटर क्या है? व्हाट इज दिस काउंटर? और साथ में छोटी वाली ब्रैकेट भी डाली हुई है, साथ में आर्गुमेंट भी पास किया हुआ है। आर्गुमेंट तो फंक्शन को पास करते हैं और छोटी वाली ब्रैकेट तो फंक्शन के साथ आती है। तो थोड़ा सा मैं एनोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया और इस कंस्ट्रक्टर को एक काउंट वैल्यू पास की गई जो कि सी में जाएगी। सी, ठीक है जी। अब यहां पर किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा गया, तो दिस इज अननेम्ड टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या होगा? फंक्शन तो रिटर्न नहीं होता ना बेटा, रिटर्न तो वैल्यू होनी है, रिटर्न तो ऑब्जेक्ट होना है, रिटर्न तो वेरिएबल होना है। अब दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, आप इसका क्या मतलब समझते हैं? अब देखने में ये लग रहा है जैसे कि कंस्ट्रक्टर रिटर्न हो रहा है, कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं हो रहा। यहां पर एक अननेम्ड टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा जो कि कंपाइलर बनाएगा बैकएंड पे। वो अननेम्ड टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा। कहां रिटर्न किया जाएगा मैं भी बताता हूं आपको। थोड़ा सा जरा इसको नीचे को स्क्रॉल करते हैं। पेज ही ऊपर चला जाता है, ये यहां यहां रिटर्न होना है उसने, वो अननेम्ड टेम्परेरी ऑब्जेक्ट ने। एक मिनट जरा होल्ड करें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मैं कॉल सुन लूं जरा।
अब देखें दो डिफरेंस हैं बेटा, जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, मैं आपको दोबारा से दिखाने जा रहा हूं। पहले क्या किया था, पहले हमने यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम लिखा था रिटर्न टेम्प, हमने नेम दिया कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के पास, इसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न होके आप लोगों के पास कहाँ आई थी, वो मैं भी आपको ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ से रिटर्न होके इसकी वैल्यू यहाँ आई, और फिर इसकी वैल्यू जो है वो साइन होगी C2 को, और देन हमने C2 को डिस्प्ले करवा लिया। ठीक है जी। अब यहाँ हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ये जो नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ हमने नाम नहीं लिखा, यहाँ हमने सिंपल उस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसको काउंट की वैल्यू पास कर दी, इस वाले काउंट की, ये वाला जो काउंट है। अब कंपाइलर ऑटोमेटिकली बैक एंड पे एक आपके पास टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसका कोई नाम नहीं है, वो कंपाइलर ही जानता है, हम नहीं जानते। ठीक है, वो कंपाइलर क्या करेगा, अननेम्ड टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो ऑब्जेक्ट बना के कहाँ कॉल इसको रिटर्न करेगा, डेफिनेटली हमें पता है फंक्शन वैल्यू वहीं रिटर्न करता है जहां उसको कॉल किया जाता है, तो यहाँ रिटर्न कर देगा, और फिर जो रिटर्न होके आएगा वो उसकी वैल्यू C2 को साइन हो जाएगी और हमारे पास C2 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, क्लियर हो गया सबको? ये नेमलेस जो हमारे पास टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका क्या तरीका कार है जी बेटा? जी सर। और चलें, अब नेक्स्ट हम लोग, पहले तो हम प्रीफिक्स नोटेशन करते हैं, ये प्लस प्लस C1 प्रीफिक्स है, ये भी प्लस प्लस C1 प्रीफिक्स है, लेकिन अब अगर हम C1 प्लस प्लस करना चाहते हैं तो फिर हमें अपने कोड में क्या चेंज करना पड़ेगी, हम C1 प्लस प्लस मीन्स पोस्टफिक्स नोटेशन यूज करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, और सिस्टम जो है, कंपाइलर जो है वो भी समझे कि हम लोग जो है वो पोस्टफिक्स नोटेशन यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए आप लोग यहाँ देखें कि हमें ये काम करना पड़ेगा, ये अब इन दोनों में डिफरेंस देख ले जरा, मैं हाईलाइट करता हूँ, दोनों को मैं बॉक्स में लेके जाता हूँ, आपने डिफरेंस देख लेना है, मैं एनोटेट कर देता हूँ दोनों को। इसको देख लें, ये एक फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है, और एक मैं ग्रीन कलर में ले जाता हूँ, इसको देख लें क्या डिफरेंस है दोनों में, जरा देख के बताएं मुझे। उसमें एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है, क्या पास किया हुआ है? इंट। हिंट पास क्यों किया हुआ है, तो समझ आई? ये पोस्ट ये पोस्ट का सिंटेक्स है सर। पोस्टफिक्स का सिंटेक्स है, वेरी गुड। अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ आप कहते हैं कि मैंने पोस्टफिक्स नोटेशन यूज करनी है, तो आप लोग जब अपने ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, यूनिरी ऑपरेटर को, तो आप उसके आर्गुमेंट्स के अंदर सिंपल इंट लिखेंगे, पास कुछ भी नहीं करना आपने। ये देखें, ये देखें, आपने कॉल किया हुआ है पोस्टफिक्स के साथ, पास आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन इससे सिर्फ कंपाइलर को ये पता चलेगा कि भाई ये पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए काम करेगा, मतलब कि इसके लिए उसने इस फंक्शन को कॉल करना है, ये जो ग्रीन बॉक्सेस हैं, ग्रीन वाले के लिए ग्रीन वाले को कॉल करना है। और अगर मैं यहाँ पर ये देखें, आप इस पोजीशन पे देख लें या इस पोजीशन पे देख लें, यहाँ प्रीफिक्स नोटेशन है, तो ये जो प्लस प्लस C1 है, प्लस प्लस C1 है, उसके लिए उसने इस फंक्शन को कॉल करना है, रेड वाले को, और C1 प्लस प्लस है, उसके लिए उसने ग्रीन वाले को कॉल करना है। तो बाकी सारा कुछ सेम है दोनों के अंदर। तो जब हम ये प्लस प्लस C1 करेंगे तो ये रेड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, जब हम C1 प्लस प्लस करेंगे तो ये ग्रीन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का डिफरेंस आएगा। बाकी काम तो वही है जो कि आपने उसके अंदर डिफाइन करना है, उसके अंदर हो जाएगा। और दूसरा उसने इसके अंदर क्या किया हुआ है, वो अच्छा नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, फिर नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसने यहाँ पर जो है वो वो यूज किए हुए हैं। वो- जी बेटा, क्लियर हो गया सबको? जी सर। जी कोई सर। प्रॉब्लम है तो पूछ लें।
चलो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग किस तरफ मूव कर रहे हैं। इसको मैं आपकी एनोटेशंस को क्लियर कर देता हूँ और नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर हमें पता है बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास नॉर्मली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मॉडुलस जो है वो हम लोग लेते हैं अपने दो वैल्यूज का। तो यहाँ पर सबका तरीकाकार एक ही है क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स डील करते हैं विद टू ऑपरेंड्स। बाइनरी ऑपरेटर्स डील करते हैं विद टू वैल्यूज क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स की शक्ल में हमने लिखना होता है c इक्वल्स टू a प्लस बी। यूनिटी ऑपरेटर में हम सिंपल लिखते हैं प्लस प्लस सी के c की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो या c प्लस प्लस सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो। ये प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का क्या डिफरेंस है ये हमें बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके देखा था क्लास में। और जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उसमें हमें दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज जो हैं उनको ऐड करना पड़ता है। तो वो दो बाइनरी उनको कहते ही इसलिए हैं क्योंकि टू ऑपरेंड्स के साथ वो काम करते हैं। बाइनरी का मतलब भी दो होता है ना हमारे पास। बेसिक मकसद क्या था, मकसद ये था कि नॉर्मली तो हम दो वेरिएबल्स को ऐड कर लेते हैं जी c इक्वल्स टू a प्लस बी। हम दो वेरिएबल्स को ऐड नहीं करना चाहते हैं, अब हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने से मुराद हम चाहते हैं जी कि ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। अब प्लस का मतलब तो है दो वैल्यूज ऐड करना। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ऑब्जेक्ट 1 के अंदर डाटा मेंबर्स हैं, वो डाटा मेंबर्स की वैल्यूज हैं। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर डाटा मेंबर्स हैं, वो डाटा मेंबर्स की वैल्यूज हैं। तो प्लस का ऑपरेशन क्या करेगा, यहाँ पर प्लस का जो बेसिक ऑपरेशन एडिशन का है वो काम नहीं करेगा, फिर हमें उसको ओवरलोड करना पड़ेगा। ओवरलोड करने से मुराद हमें उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन के अंदर हमें कुछ ऐसी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि अगर हमारे एक ऑब्जेक्ट के अंदर फीट और इंचेस हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी फीट और इंचेस हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट के फीट दूसरे ऑब्जेक्ट के फीट के साथ ऐड हों और पहले ऑब्जेक्ट के इंचेस दूसरे ऑब्जेक्ट के इंचेस के साथ ऐड हों। तो ये हमें खुद से फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा दैट कैन ऐड टू ऑब्जेक्ट्स। तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने डिस्टेंस क्लास के अंदर एक ऐड डिस्टेंस के नाम का फंक्शन था। उस ऐड डिस्टेंस के फंक्शन के अंदर हमने क्या किया था कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उस अपने ऐड डिस्टेंस के फंक्शन को पास किए थे। ऐड डिस्टेंस के फंक्शन को वो दोनों ऑब्जेक्ट्स पास किए थे, तो हम लोगों ने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के फीट और इंचेस को ऐड किया था। देन हम लोगों ने उसको फाइनल डिस्टेंस डिस्प्ले करवाया था। याद है सबको या नहीं याद? याद है सर। वेरी गुड। अब वही एग्जांपल उसने यहाँ पर दोबारा से आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐड डिस्टेंस का फंक्शन नहीं है। यहाँ पर जो फंक्शन बनाया गया है वो फंक्शन ऑपरेटर के नाम का बनाया गया है। यहाँ पर ऑपरेटर को ओवरलोड करके फंक्शन बनाया गया। क्यों? क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स कैसे ऐड हो सकते हैं? दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर अपनी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेपरेट से दो डाटा मेंबर्स हैं। डिस्टेंस 1 के अंदर भी फीट और इंचेस हैं, डिस्टेंस 2 के अंदर भी फीट और इंचेस हैं। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एडिशन है वो क्या करेगी? प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एडिशन यहाँ काम नहीं करेगी। फिर हमें इसको ओवरलोड करना पड़ेगा। हमें इसके नाम का फंक्शन बनाना पड़ा, इसके नाम का फंक्शन बनाएंगे, देन हम लोग उसके अंदर उसको बताएंगे भाई आपने क्या काम करना है। तो ये देखिए हमने बाकी काम तो सारा नॉर्मल है। ये एक फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप डिस्टेंस रखी, क्योंकि हम उसको कह रहे हैं भाई कि आप जो है ना एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे डिस्टेंस टाइप का। फंक्शन का नाम क्या है? ये। और दिस इज अ कीवर्ड जो कि उसको बता रहा है कि ये ऑपरेटर ओवरलोड किया।
और साथ में हमने उसको बता दिया कि हम आपको एक आर्गुमेंट पास करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आर्गुमेंट पास होना है वो वैसे नहीं होना जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को पास करते थे। यहाँ पर आर्गुमेंट कैसे पास होना है पहले वो अंडरस्टैंड कर लें, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। अब मैंने यहाँ लिखा डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2। इसका मतलब क्या है, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनिए ना बेटा। अगर यहाँ पर डायग्राम है तो ये लें, चले पहले ये देख लें, बाद में डायग्राम देख लेते हैं। डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 का मतलब ये है कि डिस्टेंस 1 के लिए प्लस का फंक्शन कॉल करो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा जी। डिस्ट 1 के लिए प्लस का फंक्शन कॉल करो और डिस्ट 2 एज एन आर्गुमेंट पास करो। क्या मतलब है इस एक्सप्रेशन का कि डिस्ट 1 के लिए प्लस का फंक्शन कॉल करो और डिस्ट 2 एज एन आर्गुमेंट पास करो। अब चलते हैं फंक्शन की तरफ। अब क्या होगा कि ये फंक्शन जिसको उसने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू बाहर डिफाइन किया हुआ है, ये फंक्शन डिस्ट 1 के लिए कॉल होगा, डिस्ट 1 के लिए कॉल होगा और वो डिस्ट 2 पास होकर किसमें आ जाएगा, D2 में। अब बाकी काम वैसा ही है जैसा हम लोग पहले करते आ रहे हैं। क्या किया था हमने, फीट को ऐड किया था, इंचेस को ऐड किया था, और देन एट द एंड हमने क्या किया था, देन एट द एंड हम लोगों ने वो कंडीशन मार्क करके फीट, इंचेस को फीट में कन्वर्ट किया था। मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है, कि हम लोगों, आपको पता है कि 12 इंचेस के मतलब 1 फीट बन जाता है। तो ये कंडीशन वहां पर इंप्लीमेंट की थी और फीट, इंचेस को फीट में कन्वर्ट किया था। याद है बेटा या नहीं याद? याद है सर। बड़ी देर से याद आया रमीज, मेरे ख्याल से बाकियों को तो अभी तक भी याद नहीं आया। नहीं सर याद है। याद है, वेरी गुड। अब वेरी गुड जी। तो ये बेटा अब होना क्या है कि जब आप वो डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 करेंगे तो डिस्ट 1 के लिए ये प्लस का ऑपरेटर कॉल होगा और डिस्ट 2 जो है वो एज एन आर्गुमेंट पास होकर D2 में आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये काम किया जाएगा, जो काम आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एक वेरिएबल लिया f के नाम का, फीट। अब ये मुझे बताएं ये फीट किसके हैं? अच्छा ये तो D2 डॉट फीट है ना, D2 के फीट है ये वाला है। ये किसके फीट है? बता दें सर किसका? प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके जो ऑब्जेक्ट हो उसकी फीड होंगी। और नलाइको, और D3 नलाइको, या D1 का होगा सर। ये फंक्शन फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है जिसके साथ वो कॉल किया जाता है, ठीक है। D1 के D1 के नहीं मरियम बेटा, आप सही कह रही हैं लेकिन थोड़ा सा गलत कह रही हैं। डिस्ट 1 के, इसके साथ प्लस का फंक्शन कॉल हुआ है ना, प्लस का फंक्शन डिस्ट 1 के साथ, डिस्ट 1 के लिए कॉल हुआ है। तो फंक्शन जिसके लिए कॉल होता है उसके लिए काम करता है ना। जी सर। तो अब ये फंक्शन डिस्ट 1 के लिए कॉल हुआ है तो इसके अंदर या तो हम मेंशन करें किसके फीट है, जैसा कि अभी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अगर हम यही मेंशन नहीं कर रहे तो इसका मतलब बेटा ये डिस्ट 1 के फीट हैं। डिस्ट 1 के फीट और D2 के फीट ऐड होकर F में चले जाएंगे।
ये इंचेस किसके हैं? डिस्ट 1 के साथ। डिस्ट 1 के इंचेस डिस्ट हैं। 1 वेरी गुड, डिस्ट 1 के साथ। डिस्ट 1 के इंचेस हैं। डिस्ट 1 के इंचेस और D2 के इंचेस जो है ऐड हो के आई में चले जाएंगे। आई के अगेंस्ट कंडीशन मार्क की है कि अगर आई जो है वो 12 होता है या 12 से ग्रेटर होता है तो फीट में इंक्रीमेंट करना है। और देन यहाँ पर ये अभी हम लोग नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करवाना देख के आए थे, उसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे। वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके कहाँ जाएगा? वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके यहाँ आएगा। जब यहाँ वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा तो उसकी वैल्यू डिस्ट3 को ऐड असाइन कर दी जाएगी। और देन उसके बाद फिर आप लोगों के पास उसने फर्दर आपके पास क्या किया कि डिस्ट1, डिस्ट2 और डिस्ट3 जो है इसको हम लोगों ने करके देखा, ताकि आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि पहले ये फंक्शन जो है वो डिस्ट1 के लिए कॉल होगा, डिस्ट2 को एज एन आर्गुमेंट पास करेगा, फिर यहाँ पर एक अननेम्ड ऑब्जेक्ट बनेगा, ये फंक्शन जो है उसके लिए कॉल होगा, उसको डिस्ट3 एज एन आर्गुमेंट पास किया जाएगा, फिर वहां से कुछ रिटर्न होके वापस आएगा। वो कहाँ रिटर्न होके आएगा? यहाँ पर। फिर उसकी वैल्यू साइन कर दी जाएगी डिस्ट4 को, और देन आपके पास टोटल रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अभी आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास जो आपकी है, ये आपकी क्लास असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्लास में आपने, मैं नहीं उसमें पढ़ाऊंगा आपको, आपने इस प्रोग्राम को रन करना है। रन करके इसके इमेजेस लेके आपने PDF फॉर्म में मुझे सेंड करने हैं नेक्स्ट क्लास के टाइम के अंदर अंदर। अगर कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुम मुझसे पूछना है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको क्या एरर आ रहा है। ठीक है जी। देन हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीक आप लोगों ने फिजिकली आ जाना है, फिजिकली आपके साथ क्लासेस होनी है। उसमें हम लोग इसको एक दफ़ा दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, और डिस्कस करने के बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीक में आपके मिड टर्म उनको कंडक्ट करेंगे, और देन हम उसके बाद आगे पढ़ेंगे जो भी हम लोगों ने पढ़ना है इसके बाद। ठीक है जी बेटा। सर बाकी तो जी बेटा पूछें। सर बाकी तो क्लासेस के मिड टर्म्स हो रहे हैं जो MS सेकंड सेमेस्टर वाले बाकी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। अब बेटा आपके भी स्टार्ट हो गए हैं ना, असल में इस वीक होने थे, तो इस वीक आपके किसी भी टीचर ने इनिशिएट नहीं लिया, तो मैंने भी इनिशिएट नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया ना कि नेक्स्ट वीक आपके मिड टर्म ले लेंगे। जी सर। ठीक है। मैंने, और सर हमारी क्लास भी होगी फिजिकल और साथ में पेपर भी हमारा। हाँ जी, पेपर भी होगा, क्लास भी होगी फिजिकल। बुढ़ा हो गया सर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा जी, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।